हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले एक बिल्कुल न्यू स्कॉलर पे। न्यू मतलब हमारे लिए न्यू है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम हम इनकी वीडियो देख रहे हैं और इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो आप मैं पहले तो बता देता हूँ, ये adv.faiz सहीद है, अदा बाय अदा फैज सहीद, और आप लोग ज़रूर जानते होंगे इनको। हम फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इनका बयान सुन रहे हैं। बाकी जो आज का टाइटल है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये आखिरी ज़माना है और तुर्की की खलीफत 2023 की क्या हकीकत है। 2023 की, अभी 22 चल रहा है, 2023 की क्या हकीकत है। आई डोंट नो कि ये आखिरी ज़माना है, मतलब ये वाला जो हमारा ज़माना चल रहा है ये आखिरी ज़माना है, क्योंकि हर युग में हम कहते हैं कि ये आखिरी ज़माना है। बट हम देखना चाहते हैं कि इनका क्या राय है, इनके क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू इनका इस बात पे, इस क्वेश्चन पे। पहली बार हम देख रहे हैं, आप लोग बताइए ज़रूर कि कैसा लगा आपको और ये वाली वीडियो कैसी लगी आपको, और किस किस ने पहले इनको देखा है फैज सईद जी को। हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कैसी है वीडियो आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ में ये यूट्यूब पे तकरीबन सभी उलमा ये कहने लग गए अब कि ये एंड टाइम है, यानी कि अब आखिरी ज़माना है, क्योंकि निशानियाँ भी क़यामत की बहुत तेज़ी से मुकम्मल होते आ रही हैं। इसी तरह से एक बात सुनने में आई कि माहिदा लौज़ान जो है तुर्की का, यानी कि खिलाफत के वापस आने का, तो ये 2023 में एक्सपायर हो रहा है। तो आप इस बारे में जानते होंगे तो फिर बताइए। देखिए, भाई ने सवाल किया कि लोग कह रहे हैं कि ये आखिर वक्त है, आखिर ज़माना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात इंतकाल के बाद से हर दौर में लोगों ने ये कहे कि आखिरी ज़माना, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर गुजरता हुआ ज़माना आखिरी ज़माने के करीब ज़माना है, इसलिए आखिरी ज़माना कहा जाता है। आपको इसको लिटरल सेंस में आखिरी ज़माना बोले तो बस अब मेरी ज़िंदगी में क़यामत आ जाती, इसलिए अब गुफाओं में जाके रह जाओ, घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के बकरियां पालना शुरू करो जंगलों में जाके, और ये करो, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, हम आखिरी ज़माने से बहुत करीब हैं, लेकिन क्या वो ज़माना अभी है, वल्लाहु आलम। अगर हम कह देंगे हाँ, तो फिर हम भी नजूमी हो गए, क्योंकि बड़ी अलामतों को नज़र आ नहीं रही। हाँ, छोटी अलामतें वक्तन फ़वक्तन झूठ का आम होना, जिना का आम होना, शराब का आम होना, म्यूज़िक का आम होना, वो देख रहे हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं इसका मुराद ये कि अब इसके बाद एक हफ्ते बाद बड़ी अलामत को आएंगी? नहीं, ये गायब की बात। लेकिन हर ज़माना आखिर ज़माने से करीब ज़माना है, इसलिए उसको आखिर ज़माना कहा जाता है। डेफिनेटली। रहा मामला ये कि भाई ने कहा कि तुर्की के ताल्लुक से बात हो रही है कि अब 2023 में जो मसला उनका जो होगा और उसके बाद खिलाफत आ जाएंगी, मतलब वो ज़माना आ रहा है। देखिए, जो कुछ हमको हदीस में मिलता है वो हदीस ये है कि खिलाफत जारी होंगी, चल रही होंगी, और खलीफा का इंतकाल हो जाएगा। हाँ, खलीफा का इंतकाल हो जाएगा, और तब लोग इख्तिलाफ करेंगे, और तब अल्लाह ताला एक इंसान को रातों रात हिदायत देगा, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या अहमद बिन अब्दुल्ला होगा। क्योंकि हदीस में अल्फाज है उसका नाम मेरे नाम सा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम सा होगा। अल्लाह उसको रातों रात हिदायत देंगे, इसलिए उसको महदी कहा जाता है। महदी मतलब हिदायत याफ्ता, ठीक है। और वो मतलब वो नेक इंसान होंगे, लेकिन अल्लाह रातों रात उनकी ज़िंदगी काया पलट देंगे, और फिर वो लोगों के सामने आएंगे। तो एक लंबा वक्फा है वो, मतलब इतना शॉर्ट नहीं कि आप बोले कि 2023 में फला हो रहा, अब तुर्की ये कर रहा और क़यामत आने वाली। 2023 तुर्की का क्या है मालूम आपको? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की पे कुछ सैंक्शंस आए। सैंक्शन समझते हैं आप? जब एक मुल्क खिलाफ वर्जी करता है तो तमाम मुल्क मिलकर उस पर कुछ सैंक्शंस लागू कर देते कि ये तुम अब नहीं कर सकते। हुआ क्या, जर्मनी ने तुर्की का साथ दिया, और वो सबसे बड़ी उनकी गलती थी। गलती क्या, लेकिन अब दोस्त भी थे पहले से। जर्मनी और तुर्कों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जर्मनी को अल्मानिया कहते थे, अल्मानिया और तुर्क, समझो ये तो बहुत अच्छे ताल्लुकात। अब जब वर्ल्ड वॉर हुआ, सैंक्शंस लगे। सैंक्शंस किस किस पे लगे? जर्मनी पे लगे, तुर्की पे लगे, और जितने जर्मन के अलाइज थे उन पे सैंक्शंस लगे। जर्मनी ने पूरे सैंक्शंस को तोड़ दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया। तुर्की पीछे रहा, तुर्की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ। सैंक्शंस कितने थे? सैंक्शंस थे 100 ईयर्स की, 100 साला बंदिश है। सैंक्शंस मतलब बंदिश है। क्या क्या बंदिश है? तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, तुर्की ने क्या किया, वो सैंक्शंस को माना। 2023 उसको लगे थे, 1923 में सैंक्शंस लागू हुए थे, तो 2023 में 100 साल उसके सैंक्शंस के मुकम्मिल हो गया। उसके ऊपर जो सैंक्शंस है वो खुलने वाले हैं, समझ रहे बात? तो 1923 में जब वो सैंक्शंस लागू हुए तो जर्मनी ने माना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया, ठीक, और जापान ने उसका साथ दिया। तब तो जापान पे भी लगे फिर 100 साल के सैंक्शन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जर्मनी और जापान, ये दोनों के पास मिलिट्री नहीं है अपनी। डेफिनेटली जर्मनी को भी यूएस मिलिट्री होती है और जापान को भी यूएस मिलिट्री से मालूम है।
क्योंकि दोनों पे ये लागू हुआ कि तुम दोनों ने ये काम किया, लिहाजा तुम अपनी फौज तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए जर्मनी पूरा अपना पैसा किस में डालता है मालूम आपको? रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस और ऑटोमोबाइल उनका बहुत एडवांस, गाड़ियों वगैरह की टेक्नोलॉजी, मैकेनिक्स जो बोलते हैं, रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिकल वर्क, मशीनें सबसे एडवांस, सबसे अच्छी, सबसे मजबूत जर्मनी की होती है, आप जानते होंगे। ट्रेन हो जाए, कुछ भी हो जाए। जापान भी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी क्यों? उनके ऑटोमोबाइल्स कंपनी, अब वो पूरा रिसर्च करते हैं सिर्फ ऑटोमोबाइल में, पैसा उनका मिलिट्री नहीं होती। उनकी जो मिलिट्री है, नेशनल गार्ड्स वगैरह जिसको बोलते हैं, मिलिट्री नहीं होती, आर्मी नहीं होती वो, तो उनको एक लिमिटेड हथियार की इजाजत होती है, लिमिटेड, मतलब इवन स्नाइपर्स, बड़ी गन्स नहीं रख सकते हो। जापान का भी सेम हाल हुआ, जापान पे भी सैंक्शन लगे, जापान की भी कोई फौज नहीं, 100 साल तक उसको अमेरिका संभालेगा, उसने लग गया रोबोटिक्स में 100 साल, उनकी टेक्नोलॉजी इसलिए इतनी एडवांस है क्योंकि दोनों की फौज अपनी खुद की नहीं। जापान रोबोटिक्स तुर्की ने क्या किया? 1923 में तुर्की ने खिलाफ तो काम नहीं किया कुछ, तुर्की ने एक काम किया, तुर्की ने अमेरिका से आज़ादी ले ली। कहा हम तुमको तो नहीं मानते, वो जर्मनी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया, तुर्की ने वो नहीं किया। और तुर्की ने क्या किया? कुछ सैंक्शंस तोड़ दिए, कुछ तोड़े, जिसमें उसने क्या किया? सबसे पहले जितने यूरोप और अमेरिकन से उनको निकाला, जो कमाल पाशा, अतातुर्क जिसको कहते, द फादर ऑफ जिसको कहेंगे तुर्क, अतातुर्क, अता कहते बाप को, उसमें अतातुर्क मतलब तुर्कों का बाप है वो, समझो। तो कमाल पाशा ने क्या किया? रिवोल्ट किया और अमेरिकन को हकाल दिया, क्योंकि वो सैंक्शन जो लागू हो रहे थे, जैसे वहाँ मिलिट्री उनकी बैठी हुई थी, वहाँ थी, यहाँ भी मिलिट्री थी अमेरिका, उसने वो हटा दिया। लेकिन कहा बाकी सैंक्शंस को हम मानेंगे, तुम्हारी मिलिट्री नहीं माने। इसीलिए तुर्की ने मिलिट्री डेवलप किया, जर्मनी नहीं कर पाया, ये नहीं, क्योंकि वो दोनों ने वर्ल्ड वॉर में लड़े, इन्हें लड़ा नहीं, लेकिन अपनी मिलिट्री की इजाज़त मांग लिया, जिसकी वजह से आज हाईली इक्विप्ड, टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज में से, ठीक है। लेकिन उसने कुछ सैंक्शन आज भी माने रखा है। उसका पहला सैंक्शन क्या था? कि तुर्की पूरी ज़मीनें जितनी उसके पास है वो सारी ज़मीनों को छोड़ देगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना तुर्की था वो छोड़ देगा, तो तुर्की ने वो सारी ज़मीनें छोड़ दी। कितने साल के लिए? लेकिन 100 ईयर्स। तो तुर्की ने जब जो वो ख़त्म हुई उसकी हुकूमत, और जब उसने वो छोड़ दिया, मतलब 1923 में सैंक्शन लगे और 24 में तुर्की खिलाफत एबॉलिश हो गई, 24 में, 1924 में। तो 23 में जब उसने सैंक्शंस दिए, समझ रहे आप, कि अपने आप वो किया, तो उसने मुल्कों को आज़ाद कर दिया। तो कितने मुल्क निकले? 42 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, 42 मुल्क बने। कितने बने? 42, ठीक है। 1932 में सऊदी आज़ाद हुआ तुर्की से, सऊदी भी तुर्की का हिस्सा था, समझे। अब तुर्की क्या कह रहा है? क्या 1923 की ज़मीनें सैंक्शंस के तहत छीनी गई थी, सब वापस लौटाई जाए, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी तुर्की में आ उसके जाए, पास था, 2023 के उसके बाद पास था, कतर उसके पास था, जॉर्डन उसके पास था, शाम उसके पास था, मिस्र उसके पास था, अल्जीरिया उसके पास, बहुत बड़ा रीजन था। उसके साइपर उसके पास था, अल्बानिया था, कोसोवो था, हर्जेगोविना था, जर्मनी का हिस्सा था, उसके बाद क्रोएशिया था, जॉर्जिया था। ये पूरे कंट्रीज थे जो उस पर कब्जा था उनका। मतलब ये जब ख़त्म हुआ तुर्की खिलाफत और उनको सिर्फ तुर्की मिला, तो जब 42 आज़ाद मुल्क बने उसकी वजह से, मतलब इतनी बड़ी हुकूमत थी तुर्कों की। तब 1923 में जो सैंक्शन लगा, 2023 के लिए तुर्की बोलता है कि मुझे वो सारे मुल्क वापस चाहिए, इंक्लूडिंग हिजाज, मक्का और मदीना, जो मेरे पास थे। 23 सितंबर 1932 में सऊदी आज़ाद हुआ, तुर्की एबॉलिश होने के बाद ही सऊदी भी आज़ाद हुआ, उनका इंडिपेंडेंस डे, समझ रहे आप। और कई मुल्क हुए। तो अब ये जब तुर्की तैयार कर रहा है, तो जितने ममालिक हैं जो उसके अंडर थे, अब वो प्रेशर में है कि ये क्या नया करेंगे। और अमेरिका ने चूंकि सैंक्शंस लगाया था, वो अमेरिका को फोर्स कर रहा है कि मुझे वो सारी ज़मीन अब तुम ही दिला के दोगे जो तुमने मुझसे छीनी थी। मैं तो अपनी लिमिट में रहा इतने 100 साल, मैंने माना तुम्हारी पूरी बात, अब दो। अमेरिका को मालूम है वो कुछ नहीं दे सकता, सही बात है, उसका भुट्टा है, अब वो खुद नहीं संभाल सकता अपने आप, वो क्या चलाएगा दुनिया को। अब अमेरिका भी परेशान है, अब अमेरिका भी हाथ में नहीं है ना सब कुछ, हर चीज़ डिमांड कर रहा है जो उसकी थी उसकी। बहुत बड़ा रीजन था, बहरहाल आप कभी तारीख पढ़िए, लंबा किस्सा है, ठीक है। तुर्की का वो हिस्सा जिसको आप बोलते हैं इस्तांबुल, इस्तांबुल दुनिया का एक ही ऐसा वाहिद शहर है जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। एक हिस्सा उसका एशिया में और दूसरा हिस्सा उसका यूरोप में आता है, और बॉस्फोरस बीच में से एक बहुत बड़ा कैनाल जाता है, बॉस्फोरस कहते हैं। तो उन्होंने जो सैंक्शन लगाए थे उसमें एक सैंक्शन ये था कि बॉस्फोरस जो है, जो इस्तांबुल से गुजरती है, बॉस्फोरस पे तुर्की का कब्जा नहीं रहेंगे। अच्छा। लिहाजा पूरा यूरोप बॉस्फोरस को यूज़ करता है बगैर टैक्स के, उसका तुर्की टोल नहीं ले सकता। अब लेगा, अब तुर्की बोलता है बॉस्फोरस भी बंद कर दूंगा 23 में, अगर यूज़ करना है तो मुझे टैक्स देना है। और अगर बॉस्फोरस तुर्की ने बंद कर दिया तो मतलब जिसको हम कहेंगे साउथ और नॉर्थ यूरोप को जो साइड से पास करते हैं पूरा ही बंद कर देंगे,
जब तक वो नहीं खोलेगा कोई जहाज़ पास नहीं हो सकता। ऐसा स्विस कैनाल है ना, स्विस कैनाल से कितना फ़ायदा हुआ। स्विस कैनाल जब बना तो डायरेक्ट यूरोप से आप अफ्रीका के साइड से निकल के सीधा आ जाते हैं अरेबियन सी के अंदर, जबकि पहले पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ता था आपको। तो स्विस कैनाल था। फिर अदन के अंदर, जो अदन से स्विस कैनाल गुजरता है, यमन का उस पर होता, तो यमन से उन्होंने अदन को अलग कर दिया। अभी भी अदन एक अलग एक टेरिटरी, यमन का पार्ट नहीं है, ताकि ये सब अपने टैक्सेस बचाए। मैक्सिको में वही हाल किया उन्होंने, कैनाल जो मैक्सिको का है। ये अमेरिकन ऐसे ही करते हैं, पूरे दुनिया को लड़ाते हैं और अपने फ़ायदे करते हैं। हाँ, ये तो तो उन्होंने मुझे भी सैंक्शन लगता है लगा। थोड़ा सा। तो तुर्की को कुछ टैक्स नहीं मिलता है इस्तांबुल से। अब वो बोलता है कि मैं अब टैक्स लागू करूँगा, क्योंकि 100 ईयर्स ख़त्म होगा। मैंने आपको इज़्ज़त दी और मैंने 100 साल माना, जो आप मेरे से गलती हुई 100 जरूर साल करना पहले, चाहिए भाई। अब मैं वो करूँगा। तो अब एक वबाल शुरू हो। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको एक अदर वे, अब चूँकि वो उसका हुक्मरान है, तो वो खारी भी है, जो इससे पहले ज़माने में नहीं आया कोई हुक्मरान। ज़माने से वो लोग सोशलिस्ट हो गए थे, मतलब उन्होंने अल्लाह का इनकार करके कोई बनाने वाला नहीं मान लिया था, कम्युनिस्ट हो गए थे पूरे के पूरे। तो अब वो बोलते नहीं, अब तो माशाल्लाह कम्युनिज़म से निकल के उनका खुद प्रेसिडेंट कारी है, और पहले प्राइम मिनिस्टर था, अब तो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। दीनदार इंसान है, मदरसे खोल दिया, मस्जिद कर दिया। शराब बंद तो नहीं किया, लेकिन कम से कम ये लिमिट तो लाया कि रात में 10 के बाद खुली नहीं रहेंगी दुकानें। जो भी है ठीक है, खैर तो है ना, पूरा 24 घंटे मिलने के मुकाबले में खैर तो है कि 10 के बाद बिकेंगे नहीं, तो कम से कम बड़े होटलों में 10 के बाद शराब मिलती नहीं। जो भी उसने सैंक्शन लाया, लेकिन एक तरफ वो जो आपने कहा ना, वो एक कुछ ज़्यादा ही इशू हो जा रहा है कि खिलाफत तक चले जा रही बात, वो उतना बड़ा मसला नहीं है। और अगर 2023 में तैयब एर्दोगान या जो भी उनका प्रेसिडेंट रहता है, वो सैंक्शन हट के उनको कुछ मिल भी जाता है, तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि बहुत बड़ा असर, तब्दीली नहीं आने वाली। हाँ, तुर्की के अंडर में जो चीज़ें बॉस्फोरस वगैरह ये जितना भी है, हाँ, उसको तो वो उसको तो कंट्रोल कर पर लेंगे। उससे हट के कोई टेरिटरी दूसरे देश स्टेट तो अब मिलने से कोई रहे भी आज़ाद बाकी। मुल्क अब उसका पार्ट क्यों बनेगा। हाँ, रोड्स, साइप्रस, ये सब तुर्की के पार्ट थे। आज भी झगड़ा चलता है कि साइप्रस में 2 हिस्से हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन पार्ट। बहरहाल बहुत अजीब मसला है, वो इसी वजह से थे कि वो उसका हिस्सा था तुर्की का। बहुत सारी चीज़ें कोई मैं नहीं समझता हूँ क्या वापस तुर्की में आके मिलेंगा। हाँ, उसको जो उसका इलाका है अगर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो खलीफा बनेगा, अब खिलाफत आने वाली है, क़यामत करीब है, चूँकि तुर्की अब वापस आ रहा है, तुर्की की खलीफत है। हदीस में कहीं भी तुर्की नहीं है, वो अरबी होंगे जो भी थे, वो जिनमें लड़ाई होंगी, वो जो खलीफा होंगे। और जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या अहमद बिन अब्दुल्ला जो महदी होंगे, वो भी अरब नस्ल से होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे, और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से होंगे। बहुत तफसीलात हैं, और दिखने में अल्लाह के रसूल के जैसे होंगे, चौड़ी पेशानी, खड़ी नाक वाले होंगे। बहुत सारे उनकी अलामतें, मतलब बहुत फिजिकल फीचर्स है और ख़ानदानी फीचर्स है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन लोग उसको जो एक शक्ल दे रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ नेट पे, अब क़यामत करीब है, तुर्की ये कर रहा, तुर्की में खिलाफत नहीं है, डेमोक्रेसी अभी भी, वोट होता है, वो खलीफा की बात हो रही है, एक लंबा अरसा है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये कहना कि हर ज़माना आखिरी ज़माने से करीब है, इसमें कोई गलती नहीं। एग्जैजरेट करके ये कहना यही वो ज़माना है जो आखिरी है, ये गलत है। तो एहतियात करें। और ये बस छोटा सा एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया कि जो अभी कशमकश 2 मुल्कों में चालू है, तुम उधर है या तुम इधर है, उसकी कशमकश ये है कि उधर वाले का अब दावा है कि अब तुम भी हमारे हो, और इधर वाले अपनी लीडरशिप के जरिए बताना चाहते हैं कि अब हम किसके कंट्रोल में वापस नहीं जाएंगे। और अमेरिका को वार्न कर रहे कि नहीं, हम अपनी हथियार, अपनी मिलिट्री, अपना सब बनाएंगे, क्योंकि तुर्की का दावा बहुत बड़ा है, समझ रहा। और वो चाहता है कि 1923 की हर ज़मीन उसको मिले, जिसमें उसने तो बहुत मक्का मदीना हिजाज पर भी दावा किया कि ये मेरा ही था। एक ट्रेन चलती थी इस्तांबुल से और आती थी मक्का मदीना, पूरा कनेक्ट करती थी। वो स्टेशन आज भी मक्का मदीना में पुराने, वो इंजन आज ही मौजूद है। रूट बंद हो गया, लेकिन इंजन आज ही मौजूद। तो बहरहाल वो दावे की वजह से जो 2 फ्रंट क्रिएट हो गए ना, एक मुल्क और दूसरा मुल्क, और सियासत के लोगों ने बहुत कुछ किया। उन्होंने दीन को भी इस्तेमाल किया, काले झंडे भी लहरा दिए वक्तन फ़वक्तन, ताकि लोगों को लगे मेहदी आ गए। और ये है, तो अलामतों में अपने आप को फिट मत करो, अलामतें आके उसमें फिट हो जाएंगी जब भी होंगे। बस यही बहरहाल। इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू अभी फिल वक्त नहीं है। और आपका कहना कि अभी, या किसी का कहना अभी कि क़यामत बस करीब है, हाँ करीब है उस माने में कि कुरान ने तो जब नाजिल हुआ कहा क़यामत करीब है, लेकिन ये कहना कि अभी है, ये गलत दावा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात हैं मुसलमानों के, जैसे भी हो, इस्लाम का बोलबाला है, इस्लाम हर कच्चे पक्के मकान तक पहुँच रहा है। लोग जो दर्जो इस्लाम में आज भी यूरोप और अमेरिका में आ रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि वही है, जब होगा इंशाअल्लाह जिस जब होना होगा अल्लाह ताला ला लेगा। हम लोग अपना काम करें, और जो होना है मतलब तकदीर है, और जो मामला चल रहा है वो अपना होते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। ओके, तो यार दैट्स वेरी गुड, दैट्स बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है यार, बहुत नॉलेज है इसके अंदर, और इनका मतलब कम उम्र में मतलब बहुत नॉलेज है। हाँ। और आज की जो अभी जो 2022 चल रहा है, ये 2019 की वीडियो है मेरे हिसाब से, और ये 2023 की बात हो रही है, तो अब तो 1 साल और बाद ही आएगा। हमने जो अब की है रिएक्शन वीडियो, और बहुत बेस्ट है यार,
मतलब डेफिनेटली तुर्की का अगर बहुत बड़ा एम्पायर था, तुर्किश लोग जैसे कि हम इर्तुगरुल भी देखते हैं, वो लाइव है, वो मतलब ओरिजिनल सीरीज़ है, सच्ची घटनाएं हैं वे सारी की सारी। तो अब तो बहुत ही डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है कि तुर्की अब सब कुछ मांग रहा है वापस। इतना सब कुछ तो मिलने से रहा, सऊदी अरब अलग ही है, मक्का मदीना, कतार चाहिए और जॉर्डन, ये सारे अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश है। अब सब कुछ वापस तो मिलने से रहा। देखो अब तो वो बात नहीं है, 100 साल बीत जाने के बाद वो सब वापस मांग रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ डेफिनेटली इन्होंने जो कहा है कि जो उसके खुद के देश में है जो कंट्रोल है, जो टैक्स वगैरह लगा सकता है वो रोक के, वो ज़रूर रोक सकता है, क्योंकि अब टैक्स फ्री आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो उन्हीं के देश की रोड है या जो उन्हीं के देश का जो भी है, आप उसको यूज़ करोगे तो वो टोल लगा देगा, टैक्स लेगा, तो वो तो कर सकता है वो। बट दूसरे देश को अपने अंदर तो नहीं कर सकता। और अमेरिका के हाथ में भी अब सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि पहले क्या होता था, अमेरिका बहुत एडवांस था पुराने टाइम में, लेकिन अब सभी देश एडवांस है। और ये डेफिनेटली सच्ची बात है कि जर्मनी के पास अपनी फ़ौज नहीं है, अमेरिका की फ़ौज ही संभालती है वहाँ भी, और जापान के पास भी अपनी फ़ौज नहीं है। और वो डेफिनेटली इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर में हिस्से लिए हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई थिंक जापान के ऊपर तो एटम बॉम्ब भी डाला था अमेरिका ने, तो आज भी वो मौजूद है, मतलब निशानियाँ उसकी वहाँ पे आज भी है। तो वो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें थी जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो आज के टाइम में कोई ऐसे आ नहीं सकता दूसरे देशों में, तो आज के टाइम में सभी एडवांस है, तो अमेरिका का भी इतना काबू नहीं रहा है चीज़ों पे। तो ये सब तो मुश्किल है, मे भी इटली वगैरह सब बहुत आगे बहुत अब ताकतवर है सभी, और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। जापान इसीलिए टेक्नोलॉजी में आगे है कि वो अपनी सरकार पे, मतलब अपनी आर्मी पे पैसा नहीं खर्च करता है, वो रोबोटिक्स में डालते हैं, तो टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि बाकी सभी देश आर्मी पे भी पैसा डालते हैं अपना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमें ज़रूर लगता है ऐसा कि तुर्की जो कर रहे हैं, जो करना सोच रहा है, वो टैक्स लगाए, ठीक है, अच्छी बात है, पर ज़मीनें दूसरे देशों को वापस अपने, वो तो मुश्किल है। तो हमारा तो ये ओपिनियन है। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी वीडियो और क्या ओपिनियन है आपका, कमेंट करना हमें। बाकी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है। अभी पास की बात हो रही है, 2023 की, 2022 चल रहा है, तो अगले साल की बात हो रही है। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी ये बातें पहुंचे। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।